नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर के इस यूट्यूब और फेसबुक लाइव में। ईडी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बीच जो लुका छिपी का खेल चल रहा था, 40 घंटों के बाद वो खेल जाकर जो है थम गया और रांची में अचानक से हेमंत सोरेन प्रकट हो जाते हैं। सत्ता दल के विधायकों की बैठक होती है और उस बैठक में शामिल होते हैं और इस बैठक में जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। जिस तरीके से सर पिछले 40 घंटों से झारखंड के सीएम गायब थे, ईडी की टीम कल पहुंची और वहां से जो है 2 बीएमडब्ल्यू कार और कई दस्तावेज बरामद किए गए। लेकिन जिस तरीके से इससे उथल बच रही है, इसका क्या संदेश जाता है? तो संदेश तो ये जाता है कि राजनीति में इतनी निचले स्तर पे नैतिकता चली गई है, जिसका कोई हद हिसाब नहीं। कभी-कभी ऐसा लगता है कैसे ऐसे लोग राजनीति जब आपके ऊपर घोटाले का आरोप है, 10 बार आपको सम्मन किया जा चुका है, तो आपको कानून का सामना करना चाहिए था। लेकिन 40 घंटे तक आप लुका-छिपी का खेल खेलते हैं, गाड़ी कहीं छोड़ते हैं, घर कहीं छोड़ते हैं और उसके बाद अचानक रांची पहुँच करके और विधायक दल की बैठक में प्रकट होते हैं, वो भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के लिए। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें ऐलान कर देंगे, लेकिन उनके साथ खास बात ये है हेमंत सोरेन के साथ कि 2 जगह पे वो घिरे हैं। एक तो जाँच एजेंसियों के का शिकंजा है उनके ऊपर। दूसरा वो परिवार में भी घिरे हैं। पत्नी है सीता सोरेन, भाई है बसंत सोरेन, वो इनके मुख्यमंत्री इनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ। वो भी उसी पिता से पैदा हुए हैं और उनकी भी उस जो सियासत है, सियासत के वारिस में उनका भी नाम है। ठीक है कि आपको सीएम का पद मिल गया, आपके पिताजी ने जो है आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद जो है आप अपनी पत्नी को बना रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप भाई से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपकी भाभी हैं, उन 3 बार की विधायक, उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिस्कस किससे कर रहे हैं? ठीक है, हम पति को बनाना चाहते हैं। तो घर का झगड़ा अलग है, एजेंसियों में जो शिकंजा कसा है वो अलग है और जो विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कल्पना सोरेन को वो सीएम बनाने के लिए सब कुछ माहौल बन जाता है। बाद में झगड़े होते हैं, पार्टी में टूट होती है, तो एक बात। दूसरी बात, बीजेपी अभी से मांग कर रही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। किस आधार पे मांग कर रही है? सिर्फ ये जो हेमंत सोरेन है, अभी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई चार्जशीट नहीं हुआ है। आपको बुलाया जा रहा है कि आप आ करके और जो है सवालों का जवाब दीजिए। तो इस आधार पे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से आप इतनी तैयारी कर रहे हो। यानी कि आपको डर है कि आप जेल भेजे जाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो राष्ट्रपति शासन की भी नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल में अभी तक की इस सरकार ने कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने लगता है। खुद बीजेपी इसके सैद्धांतिक रूप से विरोधी रही है कि कहीं पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए जब तक कि उसका वैध आधार न हो। कांग्रेस पे आरोप लगता रहा है कि जब वो पावरफुल हुआ करती थी तो एक साथ कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया करती। बिल्कुल, ठीक है। आप याद कीजिए कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिरा था तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में आपने लगाया, वो तो समझ में आ रहा है, बाकी 3 राज्यों में आपने किस आधार पे लगाया? ठीक है। तो ये इससे बचते रहे। लेकिन ऐसी परिस्थिति यदि झारखंड में पैदा होती है तो निश्चित तौर पे जो है इस तरफ जो है स्टेट बढ़ चले। बिल्कुल, और इस बात की भनक भी हेमंत सोरेन को कहीं न कहीं थी और जो ये पारिवारिक कलह है, परिवार के बीच जो ये कलह पैदा हुई है, उसका भी प्रभाव जो है हेमंत सोरेन के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए उसमें क्या किया है कि उन्होंने पिताजी से बात की है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, पिताजी से बात की है, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की है। हो सकता है कि विधायकों से भी बातचीत करके बहुमत अभी अपनी पत्नी के कल्पना सोरेन के पक्ष में कर लिए हैं। लेकिन एक परिवार की तरह इसको समझिए, हम सब लोग अपने एक परिवार में रहते हैं। परिवार में जब भाई-भाई में झगड़ा होता है ना और जब अंदर की बात बाहर आती है, तब जो है ना पब्लिक फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें ये आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे ना कि एक तरफ भाभी हैं, एक और भाई हैं, सीता सोरेन दूसरे भाई दुर्गा शरण के भाई। एक तरफ भाभी हैं, एक और भाई बसंत सोरेन है और दूसरी तरफ आप अपने वाइफ को ये सौंप रहे हैं। यानी कि बिहार वाला राबड़ी मॉडल आप झारखंड में लागू कर रहे हैं। तो वहां पे केस दूसरा, लालू यादव का कोई भाई राजनीति में नहीं था, यहाँ पूरा परिवार राजनीति में और उसे राजनीतिक विरासत में जो है हिस्सेदारी चाहिए, तो वो हिस्सेदारी मांगेगा, वो मांगेगा तो फिर घर की बात बाहर आएगी तो फिर आपके लिए और मुश्किल। क्या बीजेपी इस मौके को लपटना भी चाहेगी? निश्चित रूप से जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ये कहा कि बसंत सोरेन के साथ मैं एक रेलवे के कार्यक्रम में था 2-3 दिन पहले और वहाँ पे पत्रकार भी थे, तभी बात समझ जानी चाहिए थी कि बसंत सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन के भाई हमारे साथ मंच शेयर कर रहे हैं और फिर भी पत्रकार अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि बात कहाँ तक पहुंच गई है। अदरवाइज सामान्य तौर पे यही होता है कि अवॉइड करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। बीजेपी का सांसद है तो उनका विधायक नहीं जाएगा, कोई उससे फर्क तो पड़ता नहीं है।
इसका मतलब ये है कि कहीं उनके परिवार के लोग बीजेपी के टच में है क्या? ये सवाल उनसे पूछा गया। ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है सोरेन परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, अभी राजनीति में उसको मत ले आइए। पारिवारिक रिश्ता है तो फिर ये बात बाहर क्यों कर रहे हैं, फिर ये बात राजनीतिक आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब राजनीतिक मोड़ क्यों लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ये विवाद आगे बढ़े ताकि जो है लपक लिया जाए। ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। जब निशिकांत और हेमंत सोरेन के पारिवारिक बात हो रही है, पारिवारिक रिश्ते की बात हो रही है, तो हेमंत सोरेन के पिताजी जो थे निशिकांत उस पर एक ट्वीट करते हैं, कहावत भी लिखते हैं कि जिस तरह बेटा गायब था लगभग 40-48 घंटे से, इसके पहले उनके पिता जो थे शिबू सोरेन वो भी 21 दिनों के लिए गायब थे। वो तंज भरे कहावत में कुछ लिखते हैं कि पूत परात घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़न थोड़ा। मतलब है कि महावत बेटा चाहे लाख अलग हो लेकिन उसके कुछ गुण बाप से जरूर मिलते हैं। जिस तरह शिबू सोरेन केंद्रीय मंत्री रहते 21 दिन गायब हो गए थे, आज उनका बेटा भी लगभग 2 दिनों से गायब है। तो क्या एक तरफ दिखा रहे हैं कि करीबी रिश्ता है, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या है ना कि वो तंज कस रहे हैं। शिबू सोरेन के बिना आशीर्वाद के हेमंत सोरेन थोड़े बन जाते हैं। वो करीबी रिश्ता तो रहेगा, बाप बेटा का रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। मान लो कि 3-4 भाई होते हैं ना, तो बाप का स्नेह तो सबके साथ बटा होता है, वो कब चाहेगा कि भाइयों में झगड़ा हो, करीबी रिश्ता है। लेकिन ये आरोप लग रहा है जेएमएम पे कि जेएमएम वो पार्टी है जो नरसिंह राव की सरकार जब बची थी तो ये लोग ऑन द रिकॉर्ड बैंक में पैसा ट्रांसफर कराए थे। यानी भ्रष्टाचार और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है बहुत पुराना संबंध, हाँ बहुत पुराना नाता है। और उसी का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब वो मामला हुआ था तब ये भी 21 दिन भागे भागे फिरे थे, ठीक है, और ये जो है 40 घंटा भागे भागे फिरे हैं। तो ये सारा दांव पेच कैसे चलते हैं? वकील से सलाह लेते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे आप बोलेंगे कल आकर के 31 जनवरी को आप मुख्यमंत्री निवास में हमसे पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। आप दिल्ली आकर के चले गए, यहाँ आपको मौका नहीं मिला, वहां आप बुला रहे हैं कि क्यों? क्योंकि वहां पे पुलिस हमारी होगी। ईडी हो सीबीआई हो, जब भी किसी राज्य में जाती है उसकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन राज्य पुलिस की मदद लेनी होती है। राज्य पुलिस जब मदद ही नहीं करेगी तो आप कैसे कर लोगे? मुख्यमंत्री मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल वो मुख्यमंत्री नहीं रहते, आज ही कल्पना सोरेन बन जाते, तो भी तो सरकार उन्हीं की होगी। तो आप जो है जांच एजेंसियों से क्या कहना चाहते हैं? तो वो जो तंज कसे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और सोरेन परिवार का जो है कोलीदा मंदा साथ है, बहुत पुराना रिश्ता है, बाप से बेटे ने बहुत कुछ सीखा है, ये है तंज। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ईडी नहीं पकड़, लेकिन जिस तरह से आज जो अचानक प्रकट हो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, तो ईडी क्या कर रही है? अगर ईडी को अब पता चल गया है कि वो रांची में मौजूद है, अब तो ईडी क्यों जाके? बात को समझिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ टिल डेट जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं किसी अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं। पहले बात को समझ लीजिए, गिरफ्तारी किस केस में होती है? तो कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं। ईडी ने अभी तक उनको 10 समन दिए हैं। समन किस बात के लिए दिए हैं? कि इस मामले में, भ्रष्टाचार के इस मामले में, खनन मामला हो या भूमि का मामला हो, आपसे पूछताछ करनी है, आप हाजिर हो। वो लगातार उसको अवॉइड करते रहे। तो ईडी इस आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, पहले पूछताछ करेगी, पूछताछ में आप सहयोग नहीं करोगे तो फिर उसको गिरफ्तार कर लेगी, कोर्ट में बताएगी कि देखिए इनको 10 बार हमने सम्मन दिया था, जब पूछताछ के लिए ये अवेलेबल हुए तो हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। और यदि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट होता है तो उसमें आपको ना कोई तर्क नहीं देना होता। बिल्कुल, और जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से विधायक दल की जो बैठक हुई, तो उन बैठकों में हेमंत सोरेन शामिल हुए और उसके बाद जो है एक एक करके जो है सभी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। और इसी बैठक में जो है झारखंड का भविष्य क्या होगा, किसके हाथों में कमान दी जाएगी, इन तमाम चीजों पे निर्णय हुआ। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था, लगता है कि आज वो उथल पुथल का दौर थम जाएगा। और हेमंत सोरेन को भी इस बात की कहीं ना कहीं भनक लगी गई थी कि जो है कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए उनकी। और जिस तरीके से ये खबर भी आ रही थी कि क्या झारखंड की सत्ता जो है उनकी पत्नी के पास जाएगी। राघवेंद्र, मैं ये कह रहा था कि उथल पुथल का दूसरा दौर आज के बाद शुरू होगा। यदि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मान के चलिए कि आज से आज तक तो झगड़ा जो था वो एजेंसियों के साथ था, भ्रष्टाचार का था, लेकिन आज से झगड़ा एक घर में भी शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जो बसंत सोरेन है और जो सीता सोरेन है वो शांत नहीं बैठेंगे, वो हिस्सेदारी मांगेंगे। और पहले से खबर आ रही है कि वो इस बात को लेकर के बहुत नाराज है कि आप हम लोगों में से किसी को चुनने के बजाय अपनी वाइफ को बना रहे हैं। उनका राजनीतिक आधार क्या, उनकी राजनीतिक सक्रियता कितनी? बिल्कुल, तो दूसरा दौर आज से शुरू होगा यदि बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है ये कि दूसरा दौर शुरू होगा। और उदाहरण स्वरूप अगर आप देखेंगे ना तो बगल में बिहार है, इधर उत्तर प्रदेश है, दोनों तरफ देख लीजिए भैया। लालू परिवार में ही देखिए, जब तेज प्रताप यादव को पीछे करके तेजस्वी यादव को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया,
लेकिन वहां पे उनका भाई नहीं था लालू प्रसाद यादव का, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग थे जो ये सोच रहे थे कि उनके बाद हमारा नंबर आएगा, चाहे वो पप्पू यादव हो या तमाम बड़े नेता, जिन कारणों की वजह से पप्पू यादव भी अलग हो गए। नहीं तो एक समय जो था कि जो है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के विरोधा थे, लेकिन अलग हो गए। इधर समाजवादी पार्टी देखिए, जब अपर्णा यादव की बात आई तो यहाँ पे ये पीछे हटने लगे, अपर्णा यादव भी अलग हो गई। बीजेपी इन मौकों को काफी अच्छे तरीके से बुलाना जानती है। मैं एक बात और आपको बता दूं, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्या सीता सोरेन, क्या बसंत सोरेन, सोरेन परिवार में अपर्णा यादव साबित होंगे? देखिए वही उधर ही मैं संदेश देना चाहता था, अपर्णा यादव साबित होंगे, क्योंकि किसी भी मजबूत आदमी से लड़ाई लड़ने के लिए, यदि भाई अपना ही भाई बहुत मजबूत हो जाए तो लड़ाई लड़ने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑलरेडी दुबे जी ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है सपोर्ट लेकर के, इसीलिए मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज से दूसरा दौर शुरू होगा। अब जहां तक राबड़ी मॉडल बिहार वाला लागू करने की बात है, तो लालू यादव के भाई थे, भाई के ही तो क्वार्टर में रह करके वो पढ़े थे, लेकिन उन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और लालू यादव तब तक मुख्यमंत्री रहते हुए इतना मजबूत हो चुके थे कि उनके सामने किसी के सिर उठा करके बोलने की औकात नहीं थी, पार्टी में भी, पार्टी के बाहर भी। वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो गए थे। लेकिन जब आपके परिवार में ही दो और दावेदार है कि आप हमसे बात कीजिए, वो भी 3 बार से विधायक है, 3 बार से विधायक है, तो उस स्थिति में आपकी वो स्थिति नहीं है। दूसरी बात, फिर लालू यादव इस तरीके से खंभे पे नहीं खड़े थे, मतलब बैसाखी के सहारे नहीं थे। आपकी जो सरकार है वो बैसाखी के सहारे। तो क्या गारंटी है कि जो आपके विपक्षी हैं वो उसमें तोड़-फोड़ की कोशिश नहीं करेंगे? और जब घर से आदमी मिल जाएगा तब तो उन्हें लड़ाई में और आसानी हो जाएगी। सामने रहेंगे वो, बैक में सपोर्ट करेंगे। तो आज से आपका संघर्ष बढ़ रहा है। बिल्कुल संघर्ष बढ़ रहा है और दूसरे दौर की लड़ाई शुरू हो रही है। जो ये लुका छिपी का खेल चल रहा था वो थमा। आपको बता दें कि जब बात यहाँ पूछताछ की हो रही थी तो कुछ अगर पुराने तारीखों को देखेंगे तो 20 जनवरी को जो है इनसे पूछताछ की गई थी ईडी द्वारा, और उसके बाद समन जारी किया गया था। और 29 तारीख को जो है ईडी की टीम कल 9 बजे इनके दिल्ली स्थित आवास पे पहुंचती है। ये वहां नहीं मिलते हैं। उसके बाद ईमेल के द्वारा इनके संदेश दिया जाता है ईडी को कि मैं 31 जनवरी को मिलूंगा। और उन्होंने ईमेल के जरिए इस बात को भी कहा कि जो है 4 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक झारखंड का जो है बजट सत्र होने वाला था, उसमें मैं व्यस्त हूं। और इन समय के बीच जो है ईडी के द्वारा ये की जा रही कार्रवाई जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी कि इन्होंने, और जिस तरीके से जेएमएम द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि ईडी जो है इनके अस्तित्व और इनके विचारों को चोट पहुंचाना चाहती है। देखिए है क्या कि अब वो चारों तरफ से कितना भी बचने की कोशिश कर ले, उन्हें उनके सामने तो जाना ही जाना होगा। और 82 बताया जा रहा है चित्तू के आसपास। देखिए निशिकांत दुबे ना अभी जिसकी सदस्यता गई है लोकसभा से, जो टीएमसी की मेंबर, उसमें भी निशिकांत दुबे, महुआ मोहित्रा का मामला, यहाँ भी निशिकांत दुबे है। निशिकांत दुबे के हाथ पैर बहुत दूर दूर तक फैले हुए। तो वो जो बता रहे हैं कि जो शिकायत हुई है, ओरिजिनल शिकायत में जितने मामले हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड में 36% दोनों राज्यों में वहाँ पे खान है, खदान है, और वहीं से पैसा निकलता है, काला सोना निकलता है। भ्रष्टाचार वहाँ बहुत है और सबके हाथ तने हुए एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए। तो ये तो गए हैं घेर, क्योंकि इनके आसपास के आईएएस अधिकारी हूँ, नेता हूँ, सबके यहाँ से कुछ न कुछ बरामदगी हो चुकी है। तो ये जान रहे हैं कि यदि हमको ईडी ने जेल भेजा, सीबीआई ने जेल भेजा, अभी तो ईडी का शिकंजा है, तो लंबे समय के लिए नपेंगे। लंबे समय के लिए नपेंगे तो क्या करके जाएं? व्यवस्था करके जाएं। जब आप जेल में चले जाएंगे तो वहां से कितना तिकड़म कर पाओगे जब घर में एक झगड़ा शुरू होगा और एक विपक्षी वार करेगा। क्योंकि झारखंड में और हरियाणा में लोकसभा के 2-4 महीने के बाद ही चुनाव ड्यू हो जाएगा। तो वहां पे एक तरह से मान के चलिए कि 2024 में ही चुनाव ड्यू है। बीजेपी कम नहीं चाहेगी कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग करके और चुनाव हो। बीजेपी कब नहीं चाहे, कोई भी उसकी जगह पे होता तो यही चाहता। तो वो तो तैयारी होगी। अब अपने घर के लोगों को देखिए, बाहरी वालों से आप लड़ लोगे, लेकिन घर के लोगों को साध लो, वही बड़ी बात है। यदि नहीं साध पाए तो फिर ये झगड़ा जो घर के अंदर शुरू हुआ है बाहर तक जाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल। और एक तरफ से ईडी, एक तरफ से पारिवारिक लड़ाई, और इन सब से बचने के लिए जिस तरीके से ये खेल पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और 31 तारीख को इन्होंने कहा है कि ईडी से कि हमारे निवास स्थान पर मुलाकात कीजिए। ये भी कहीं ना कहीं इस बात से इनको संदेश मिल चुका है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। इन कारणों की वजह से ये कह रहे हैं कि आवास भी यहाँ पे इनका जो है पूरा व्यवस्था होगा, चौकसी होगा। देखिए कोई भी 10 बार आपको सम्मान किया जाता है और उपस्थित नहीं होते, से भी सलाह लेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे तो ये आधार बनता है। हम तो इनके पूछताछ के लिए बुला रहे थे। जब ये आए भी 10 बार के बाद तो जवाब नहीं दे रहे हैं। गिरफ्तारी करनी हमारी मजबूरी है।
वो तो मान के चलिए कि 99.9% जो है 0.01% इसलिए छोड़ रहे हैं कोई चमत्कार हो जाए, उनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि आपने ईडी को इतना आधार दे दिया, वो गिरफ्तारी करेगी ही करेगी, और करेगी तो फिर आप लंबा ना। बिल्कुल सर, गिरफ्तारी की बात जो आ रही है, देखा जा रहा है कि इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक तो वो दिल्ली में कह सकते हैं, एक मुख्यमंत्री यहाँ पे भी है जिसके पीछे ईडी पड़ी है और वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल है। दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार की राजनीति चेंज हुई है अचानक, उसके बाद जो लालू परिवार है उसके ऊपर ईडी का शिकंजा कस रहा है, जो भी लैंड फॉर केस मामला उनका है। अब तीसरा नंबर पे आ गया है झारखंड। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि बीजेपी अब झारखंड में खेला करने वाली है बिहार के बाद जिस तरह से हुआ है। तो इस पे क्या कुछ? देखिए, ये बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर, एक चुनाव हारती है या जीतती है, दूसरे की तैयारी करती है, उसका पूरा खाका। ये जहां जहां पर सीबीआई पहुंच रही है, इनकम टैक्स पहुंच रहा है या ईडी पहुंच रही है, ये केस सारे पुराने, लालू यादव का मसला हो, चाहे केजरीवाल का मसला हो, चाहे हेमंत सोरेन का मसला हो। हाँ, ये आप आरोप लगा सकते हैं कि विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, सत्ता पक्ष को। तो जब आप घास उठा करके देखेंगे तो जो सत्ता में होता है वो अपनों का बचाव करता है। राजनीति है ये, बहुत एकदम खालिश राजनीति है कि अपनों का बचाव करता है, विरोधियों पे वार करता है। तो आप वैसे तो देखिए, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस मामले में जिला बदल किए गए और भी बहुत विपक्ष के तमाम जो नेता जो उस समय विपक्ष में थे, उस समय भी तो यही आरोप लगे, उस समय भी यही आरोप लगे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा और इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी बातों में भी एक हद तक सच्चाई होती है, मतलब दम होता है। राजनीति क्या कर सकते हैं, 3 राज्य यदि निशाने पे है तो ये साफ साफ करेंगे। तीनों मामले पुराने हैं, अब पुराने हैं तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। अभी तो हो सकता है महाराष्ट्र की भी फाइल खुल जाए, अभी हो सकता है कि टीएमसी वहाँ पश्चिम बंगाल की भी फाइल ऑलरेडी खुली है, वहां भी खुल जाए। तो फिर विपक्ष एक सुर में सुर मिलाने की कोशिश करेगा, सिर्फ विपक्ष पे क्यों? या मैं उसका समर्थन नहीं करता, सिर्फ विपक्ष पे क्यों? लेकिन आप बताओ, क्या सत्ता पक्ष अपने लोगों के खिलाफ कभी सत्ता में रहते हुए कार्रवाई करता है? नहीं करता। बहुत मजबूरी में, जैसे कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उसमें सजा हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई कोई नहीं करता है। आप विपक्ष आरोप लगा रहा है, लगाए, लेकिन उससे यदि उसकी सत्ता राजनीति करती है तो सधेगा ही सधेगा सत्ता। तो क्या हेमंत सोरेन की जो पत्नी है अब दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी? उम्मीद तो इसी बात की है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है, ये भागे हुए थे 40 घंटे, उसकी तैयारी चल रही थी कि ऐसे ऐसे विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और ये सब पूरा किया जाएगा, उसी के हिसाब से सब कुछ किया गया है। और इधर बीजेपी अपना काम कर रही है, निशिकांत दुबे जैसे लोग लगे हुए हैं कि कैसे जो है घर की फूट को बाहर लाया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। तो वो करेंगे, इंतजार कीजिए 4:30 बजे तक, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ऐलान होगा, उसके बाद दूसरे दौर की राजनीति, दूसरे दौर का झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, दूसरे दौर का झगड़ा शुरू हो जाएगा और इस बात की भनक हेमंत सोरेन को भी लग चुकी थी, इसीलिए उन्होंने प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया। लेकिन उस प्लान बी के तहत वो कहां तक बच पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अब ज्यादा वक्त की बात नहीं है, ठीक 4:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बैठक जो है अब खत्म भी हो चुकी है और इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पूरा रुख आपके सामने साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सर, अगर हेमंत सोरेन पारिवारिक कलह को बचा लेते हैं तो क्या वो फिर बच पाएंगे? देखिए, यदि पारिवारिक कलह को बचा लेते हैं तो पत्नी मुख्यमंत्री हो जाएंगी और वो जेल चले जाएंगे, इसकी संभावना है। उस बाद उनकी और 6 महीने का शासन काल है, 6 महीने 7 महीने वो चलता रहेगा। और यदि पारिवारिक कलह नहीं बचा पाए, विधायक टूट गए, उनके परिवार के लिए टूट गए, फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, एकदम क्लियर कट है। अब वो बंद लिफाफा भी है राज्यपाल के यहाँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हेमंत सोरेन को घेरने के लिए काफी है। और कह सकते हैं क्रक्स ये है कि हेमंत सोरेन चारों तरफ से तो सर ये क्या कह सकते हैं कि अगर बिहार से तो इंडी गठबंधन गया, तो क्या अगला नंबर झारखंड से भी है? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस उसके सपोर्ट में है, तो क्या बड़ा झटका कांग्रेस को भी? देखिए, वहाँ पे जो जेएमएम है वो टूटेगा तो नहीं, क्योंकि उसको टूटने में फायदा नहीं है। टूटा तब जाता है जब कोई फायदा हो रहा हो। ये रहेंगे तो इंटेक्ट ही, क्योंकि कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है और जेएमएम भी है वहाँ पे। लेकिन ये पर्सनली पूरी तरीके से, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से झारखंड में सियासत बदल रही है, तो कितना असर उस पर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि आप माने कि जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी, उसे घेरने का मौका मिल जाएगा, भ्रष्टाचार आपके सामने आ जाएगा। आप याद कीजिए, छत्तीसगढ़ में जिस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उसी समय महादेव ऐप वाला मामला आया और किस तरीके से भूपेश बघेल को घेर लिया गया, डेंट लगा उनका, और वो आज तक मानते हैं, वो कांग्रेस मानती है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से ये जो ईडी और हेमंत सोरेन के बीच चूहा बिल्ली लुका छिपी का खेल चल रहा था, वो दौर तो अब खत्म हो गया है। लेकिन अब इसके बाद दूसरी लड़ाई शुरू होने वाली है और अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन का प्लान बी कितना कामयाब होता है। और 4:30 बजे के बाद एक बार हम लोग फिर जुड़ेंगे आप सबके साथ
जो भी झारखंड की राजनीति में उथल पुथल होगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, चिपके रहिए सिर्फ और सिर्फ इन खबर के साथ।